Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper second for physical education. In this class, we are covering the solved paper series for UGC NET. So in order to continue it, by today onward, we will solve the question of September 2013 from 21 and onward. In previous class, we were solving the questions up to 30, but there was a problem of power cut, so we could not complete it. But so I think today there is no problem, so we will do carry it from 21 up to 50. जितने भी 21 से 50 तक के क्वेश्चंस हैं वो सारे आज करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। पहले 21 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। आप फटाफट फिर दोबारा से इनका रिवीजन मार लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, 7, 8, 9, 10 ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप दैट उनको अच्छे से आपने कर लिया होगा। विशेष तौर पे जो एक्शन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन था, ये साइनेप्स, बाकी क्वेश्चन इजी थे काफी। और हमने जो एथलेटिक्स का क्वेश्चन था वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, उसको अच्छे से किया था। चलिए 19वां क्वेश्चन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इनर्शिया वाला था, ये हमने किया था। अच्छा, प्ले वे मेथड, इसको आप याद रखिए, क्विक रिवीजन के साथ हम पहुंचेंगे। अच्छा, 21st क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट टू मेजर ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स आर डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। चलिए आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक बात याद दिला दूं, व्हेन यू वर द स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट, स्पेशली देयर वाज अ टू ब्रांचेस of mathematics were dynamics and statics. So basically or purely I will say that the dynamics and statics, they are not branch of mechanics. Directly they are not, they basically come from mathematics and joined with physics, they originated mechanics. Okay, so in context of physical education there is a big branch that is called kinesiology। वो मैं आपको बता दूं तो kinesiology की छोटी छोटी कई सारी ब्रांचेस हैं। kinesiology में ही आपकी फिर आएगी बायोमैकेनिक्स, और बायोमैकेनिक्स में दो महत्वपूर्ण ब्रांच हैं, दे आर काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स की जो दो महत्वपूर्ण ब्रांच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, in which we do carry the actions of forces and the force effect. Okay, what are the effect of the force and how much force is applying on the body? They are kinetics and kinematics. So B answer will be the B will be the answer in that case. Okay, so if we talk about the force, action of force, then if the answer that is include, for example 20 dyne force is applying, that will be the part of kinetics. If we talk about the kinematics, it means that the momentum or all these things, the effect of force means 20 dyne force you are applying on a stationary object and it move by 20 meter per second, then that will be the part of kinematics. Dynamics is something related to the movement. Okay, and statics if the body is stationary, okay, just like as the potential forces. Okay, because of its static position, the force apply on it, this is a potential force. Okay, good. So in the gross terminology, big terminology, we will categorize both the branches of mechanics will be statics and dynamics। और इन दोनों को आपने 12th के पहले मैथमेटिक्स में, ये दोनों सेपरेट मैथमेटिक्स हुआ करते थे, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, तो वहां से भी आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट यूज द पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन। जो टीचिंग का एक पर्टिकुलर मेथड है, किसी भी पर्टिकुलर मेथड को लीजिए, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? स्किल ऑफ द टीचर, सेक्स एंड एज ऑफ द टीचर, नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर। चलिए आप आंसर करें। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें कि जो पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग है वो किस पे डिपेंड करता है। स्किल ऑफ द टीचर पे डिपेंड करेगा, सेक्स एंड एज ऑफ टीचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर पे।
चलिए अब आंसर देखते हैं इसका। स्किल ऑफ द टीचर, ऑफ कोर्स किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए टीचर की स्किल तो चाहिए ही, लेकिन पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर उसके लिए हो सकता है टीचर में एक अच्छी स्किल है, कोई भी अच्छी स्किल है, लेकिन सारी अच्छी स्किल होंगी ये बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसको ये आंसर जो है इसका नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेथड की बात कर रहा है, और पर्टिकुलर मेथड के लिए क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर मेथड के प्रति पर्टिकुलर मेथड में परफेक्शन होना चाहिए। द टीचर शुड बी परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्किल टू whom we are going to conduct, so that so answer A will not be the option. Sex and age of the teacher, that is will also not, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि sex and age of, ऐसा नहीं है कि the women cannot teach or the man cannot teach to the women, so age and sex that not really matter. नेचर ऑफ एक्टिविटी, ये सबको नेचर किस तरह की एक्टिविटी कराना है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका फाइनल आंसर भी देख लेते हैं कि ये आंसर ज्यादा अच्छा है या वो आंसर ज्यादा अच्छा। क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, नो, एब्सोल्युटली नॉट। सो सी विल बी द आंसर। नेचर ऑफ एक्टिविटी विल डिसाइड द पर्टिकुलर मेथड ऑफ द teaching, depends on whether it is the complex kind of activity or simple kind of the activity. For example, if you are going to deal with the simple kind of activity, you will go for whole method, and especially for physical education and sports science. If we are going for a simple activity, we will go for the whole method. If we are going for complex, then we will break it into the parts as we will use it by part method. Okay, now I think it's very clear for you. Next question, we will go with it. The competition is processes that encompasses 4 distinct event stage. जो कंपटीशन होता है वो प्रोसेस करता है कौन सी 4 अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है, और वो 4 अलग अलग स्टेजेस को ऑर्डरली आपको लगाना है, ठीक है। आपको सबसे पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, सबसे बाद में किसको रखना है। नाउ यू हैव टू टारगेट योर आंसर। ओके, योर ऑप्शंस आर हियर ऑन द स्क्रीन। नाउ फाइंड योर राइट आंसर, चूज योर राइट आंसर। ओके, yeah, competition is a process that encompasses 4 distinct event stages. स्टेज वाइज इनको आपको लगाना है कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, और फाइनली व्हाट वी विल डू। चलिए आप आंसर करें जल्दी से, या 2 more seconds। ये इसलिए भी है कि आपको लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना स्कोर आपने किया। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर करना। तो इफ यू विल स्टार्ट टू टेक द असेसमेंट, तो यहाँ असेसमेंट से इसकी चीजें जो है वो शुरू हुई है। तो देखें आप अगर जनरल क्लास में भी लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रोसेस देखेंगे, कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे, तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव पेपर लें। तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लेते हैं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आएगा रिस्पॉन्स वही तो देखेंगे, जो रिस्पॉन्स होगा, और रिस्पॉन्स के बाद कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसको इवेलुएट करेंगे, और इवेलुएट करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि ये जो है किस जगह पे जा रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लीडिंग इन्वॉल्व्स मेनी वर्क्स सच एज। चलिए आंसर्स आर ऑन योर स्क्रीन। दैट लीडिंग इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लीडिंग में कौन से ऑप्शंस जो है, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये समझ लीजिए कि ये सारे ऑप्शन उसके अंदर आते हैं, दे ऑल द ऑप्शंस आर द पार्ट ऑफ इट, बट who among all these options, what are the most effective or the most important function of management? It's not an easy to choose good. Okay, while you are, if you are having a lots of option with good, out of that you have to choose the best. Okay, जहाँ गलत और सही में से चुनना होता है वहां प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन सही में से सबसे सही चुनना है, दैट इज रियली the capability of the person or capability of a student to dug it out if he have the great kind of the study or the pilot study is doing about that particular subject। और इसके बारे में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं मैनेजमेंट के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को तो सही करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से आप आंसर करें। अच्छा
चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ा सा, फिर आप इस आंसर को बड़ा आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, डायरेक्टिंग सही बात है, डायरेक्टिंग करना होता है। मोटिवेटिंग ये भी ठीक है, मॉनिटरिंग सही है, लेकिन ये सारे के सारे पार्ट जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर नहीं आएंगे। ये दो चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सेट करती है चीजों को, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, उनको रन कराती है। तो डायरेक्टिंग और मॉनिटरिंग ये सारे के सारे, डायरेक्टिंग मॉनिटरिंग मोटिवेटिंग ये सबके किसके पार्ट हो जाएंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ या एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट ये सब हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे इसमें, इन सबको यहाँ ऐसे नहीं रख सकते, मतलब सीक्वल ऑर्डर में। ठीक है, चलिए चलिए, बढ़िया, ओके ओके, वेरी नाइस। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मोटिवेटिंग। सबसे पहले हम मोटिवेट कर रहे हैं, बात सही है बिल्कुल। फिर रोल मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब उसको ये दिखा रहे हैं करके कि मतलब ऐसे आपको करना भी है एक तरह से। एंड डायरेक्टिंग, बात तो सही लगती है, ठीक है, ये ऑप्शन को इसको लेके चल सकते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो डायरेक्ट कर रहा है, फिर मोटिवेट कर रहा है, फिर मॉनिटर कर रहा है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट में हैं, अगर इफ यू आर ऑन द टॉप लेवल, यू हैव टू सेट द एग्जांपल्स, राइट। रोल मॉडलिंग, रिक्रूटिंग ये नहीं है पहले रोल मॉडल कर लिया फिर उसके बाद में रिक्रूटमेंट, नहीं, रिक्रूटमेंट तो पहले करना पड़ेगा हमें, गोल सेटिंग्स जो है वो पहले करनी पड़ेगी, तो ये आंसर यही कट जाएगा। मॉनिटरिंग सबसे पहले आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका सीक्वेंस आप लोग देख लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, देन कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सबसे पहले आपने उठा के डायरेक्टिंग कर दी, तो ये जो डायरेक्टिंग सबसे पहले को रख दिया इसलिए वो गलत हो गया। ये नहीं है कि वो जो ऑप्शन है वो गलत है, बट द सीक्वेंशियल ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, सो द आंसर ऑप्शन नंबर ए विल नॉट बी द राइट आंसर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल लुक ऑन इट। द नॉलेज टेस्ट डिमांड मेजरमेंट ऑफ, नॉलेज टेस्ट डिमांड में किस चीज की मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, क्या चीज होनी चाहिए, ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, रिकॉग्निशन, रिव्यूएबल एंड अप्राइजेबल। मैंने इनको हिंदी में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, समझने की दृष्टि से आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें ऑप्शंस की हिंदी नहीं मालूम थी या हम कॉम्प्रीहेंसिवली उसको समझ नहीं पाए थे, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हुआ। अगर कोई भी टेस्ट, नॉलेज टेस्ट अगर आप डिमांड करते हैं तो मेजरमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज की जानकारी के लिए। चलिए जल्दी से आंसर करें आप, चले चले, बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, नॉलेज टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमें, किसी भी टेस्ट के लिए, नॉलेज टेस्ट किसी भी चीज के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशंस, मतलब उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ इसकी हिंदी आवेदन लिखी हुई है, एप्लीकेशन के मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी, how it's helpful or utility, how much utility that kind of the test have, and the recognition, like if something that has not recognitions, not value based, then there is no meaning. Reviewable, रिव्यूएबल का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जब हम टेस्ट कोई कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर लेते हैं, रिलायबिलिटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले ही चेक हो जाती हैं। तो रिव्यूअल और पुनरांकन, अप्राइजल ये सब कोई मायने नहीं रखते बाद में किसी टेस्ट के लिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों आंसर जो है वो इसके सही हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड मतलब बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सिंपल रिएक्शन टाइम मे बी अचीव्ड बाई इन एम्प्लॉइंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि अब आप तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। रिपीटेड एक्शंस, अब आपको क्या करना है, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन सिंपल रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम को बेहतर करना है। रिएक्शन टाइम के लिए देखिए क्या क्या करते हैं, आपको याद हो, एक तो रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होती है इसमें। जैसे हमें फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, यू आर प्रिपेयरिंग एन एथलीट फॉर स्टार्ट के टाइम में हम क्या करते हैं, तो हम रिपीटेशन बहुत ज्यादा कराते हैं उससे, जिससे कि उसकी ऑटोमेटाइजेशन हो जाए, जो उसको
जो स्टिमुलस मिल रहा है उस स्टिमुलस पे उसका जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाए, उसकी बॉडी में ऑटोमेटाइज हो जाए। ठीक है। एनालिटिकल मेथड आप यूज करेंगे, तो एनालिटिकल मेथड मैंने आपको पहले बताया था, अभी जब हम कुछ देर पहले जब लास्ट लेक्चर कर रहे थे उसमें भी, सेलेक्टिव रिएक्शंस और सेंसियो मोटर मेथड्स। चलिए लगाइए फटाफट, आपको कौन सा आंसर इसमें से होगा। चलिए फिर हम आंसर करेंगे इसमें से। चले चले, तो डी आंसर तो वैसे ही इसमें से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें क्या है, आपका एलिमिनेट करना शुरू करें फटाक से, कि अगर हमारा ए आंसर हमारे पास है करेक्ट और ए इसमें नहीं है, मतलब फर्स्ट इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। अच्छा, एनालिटिकल मेथड्स में एनालिटिक्स को इसमें यूज करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है। सेलेक्टिव रिएक्शंस तो होनी है, ये समझ लीजिए थर्ड भी होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका? करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से। बहुत अच्छे, सी आंसर कैसे होगा? बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। तो सेंसियो मोटर होगा ही, क्योंकि सेंसेस, जब आप सेंस नहीं कर पाएंगे अच्छी से, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो एक्शन पोटेंशियल मिल रहा है उस एक्शन पोटेंशियल को क्या करेंगे आप, सेंस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। जब आप एक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डेंस, जो आपको एक्शन पोटेंशियल मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद ही आपको क्या मिल पाएगा, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल पाएगा। और एनालिटिक्स आप यूज करेंगे इसके लिए कि आप जो रिएक्शन कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं, कंपैरिजन के लिए। ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल मेथड होता क्या है? द एनालिटिकल मेथड इज जनरेटिंग प्रोसेसिंग कंबाइनिंग टू द पावर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स दैट यूज टू फॉर्मल प्रोसेस टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से रिएक्शन टाइम हमारे लिए क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम है। ठीक है। हम एक स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बेटर क्विक स्टार्ट, ओके, स्प्रिंट स्टार्ट और क्रॉच स्टार्ट के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो रिपीटेबिलिटी में बार बार देखेंगे उसकी। ठीक है। सेंसियो मोटर ऑर्गन्स उसके काम कर रहे हैं, मतलब ही इज टेकिंग द रेस्पॉन्स, taking the stimuli and the correct accordance stimulation, and he is working on it, sensomotor methods and analytics. Through analytics we will get to know that whether the actions are right or not. 26, the determinants of maximum V2 max, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको कर दीजिए आप फटाफट से। कैपिलरी नेटवर्क, जाहिर सी बात है कि वीडियो मैक्स हमेशा कैपिलरी नेटवर्क्स पे काम करता है, तो कैपिलरी नेटवर्क्स इसमें एक तो सही आंसर होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्टरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, ये भी बात समझ में आती है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड से इसका कोई मतलब नहीं है कि ब्लड जो है गाढ़ा होगा या नहीं होगा। साइनो आर्ट्रियल पेसमेकर, साइनो आर्ट्रियल पेसमेकर, अच्छा इससे क्या है, साइनो आर्ट्रियल पेसमेकर क्या करता है? चलिए फटाफट आंसर्स मैं आपको दे देता हूं, तो आप जो है ज्यादा अच्छे तरह से इसको लगा पाएंगे। चलिए करें, आप आंसर करें फटाफट। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर सही होंगे। साइनो आर्ट्रियल पेसमेकर क्या करता है, ये आपकी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं, क्या करता है ये, जो आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जो एस ए नोड होता है वहां पे हमें अलाउ करता है कि जो हमारा वॉल्व है उसको ओपन करना है, किस टाइम पे ओपन करना है और किस टाइम पे ओपन नहीं करना है। ठीक है। कभी कभी हार्ट अटैक के बाद साइनो आर्टेरियल वॉल्व जो होता है उसको हम आर्टिफिशियली इम्प्लांट करते हैं हार्ट में, सो कि आपकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वेरियस वॉल्व्स की, वो जो है करेक्ट हो जाए, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। द फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर, फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा ये तो इजी सा क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, सही बात है। टाइप ऑफ जॉइंट, सही है। एज एंड सेक्स, ये भी बात समझ में आती है फ्लेक्सिबिलिटी में। फटीग, ये तो सारे आंसर इसके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट है, ये भी बात डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी पे। इफ वी हैव मोर रेंज ऑफ मोशन, ओके,
ज्यादा हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हम ज्यादा मूवमेंट कर पाएंगे, कम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वी विल गो फॉर लेस मूवमेंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट like movable, freely movable or slightly movable joint will decide that how much movement you are going to perform. Age and sex, definitely while the age will increase, definitely the flexibility will automatically get decreased. In sex, the girls has more flexibility than that of boys. And fatigue, and definitely fatigue, in fatigue there is a concentration of H plus ion will increase in your muscles, it will reduce the flexibility. Okay. Next, the aggressive behavior of the player is affected by the aggressive behavior जो है वो किसी प्लेयर का वो किन किन चीजों से अफेक्टेड होता है? The heredity, emotional identification with their team, situational factors, and game circumstances. Now it's your turn to give the answer. It's a very easy question. Aggressive behavior of the player is affected by, किसके द्वारा aggressive जो behavior है player का वो affect होता है? हेरिडिटी से। ये तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कि मतलब किसी के पापा बहुत ज्यादा अगर पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव वगैरह हैं तो वो मतलब उसका बच्चा भी एग्रेसिव होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद योर टीममेट, ये बात बिल्कुल सही है कि इमोशनली आइडेंटिफिकेशन किस तरह से वो इमोशनली अटैचमेंट है अपनी टीम से। फॉर एग्जांपल इफ one player we know that his team badly need him, his performance, and he'll get to realize it, and in that particular condition he can play aggressively to win the match. And situational factor, ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम आंसर्स में देखेंगे कि है कि नहीं। गेम सर्कमस्टांसेस भी आपको अग्रेसिव खेलने के लिए मजबूर करती हैं कई बार। चलिए तो आंसर में देखते हैं कि हेरिडिटी किस किस में नहीं है। फर्स्ट वाला जिस जिसमें नहीं होता उसको काट दीजिए पहले, तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड जिस जिसमें है उसको ले लीजिए, एक ही आंसर बचा, चलिए ठीक है तो आंसर ये लगा दीजिए, खत्म काम, आपके लिए इजी हो गया एकदम, ठीक है। तो ये फोर्थ और सेकंड, ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। कई एक बार होता क्या है, मेनी टाइम यू विल गेट इजी आंसर्स एज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर, जितना आप सोच नहीं रहे उससे भी इजी आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोबिक ट्रेनिंग ऑफ मेंसेस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। एरोबिक ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी, फाइब्रल हाइपरट्रोफी, माइटोकॉन्ड्रियल साइज, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैपेसिटी। अच्छा अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको इस क्वेश्चन को, चलो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपको। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी की बात करें या फाइब्रल हाइपरट्रोफी की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल साइज की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस, तो ईटीएस सिस्टम जो होता है वो आपका किस सिस्टम में आता है? तो ये सारे चाहे एरोबिक सिस्टम एनारोबिक सिस्टम में जब हम फिजियोलॉजी में बात करेंगे तब हम इसको पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ ले पाएंगे। तो इसमें बेसिकली जो दो सिस्टम आएंगे जो एरोबिक ट्रेनिंग में यूज होंगे। मतलब एरोबिक ट्रेनिंग इन दैट काइंड ऑफ द ट्रेनिंग इन विच वी यूज ऑक्सीजन, राइट? if we are using the oxygen, that kind of the system will come into the category of O2, ऑक्सीजन रिच सिस्टम, ओके। O2 रिच सिस्टम में ये लोग आएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल साइज पे ये डिपेंड नहीं करता है कि कितना माइटोकॉन्ड्रियल, एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम लगभग 10 सेकंड तक आप एनारोबिक एक्टिविटी करते हैं। आफ्टर दैट यू आर नॉट दैट मच कैपेसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन साइज दैट यू कुड replenish the energy of muscles for further activity, ठीक है। तो ईटीएस सिस्टम ऑलरेडी जो है वो एरोबिक सिस्टम है, ठीक ठीक है। तो ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी जो है वो एनारोबिक का पार्ट है, और फाइबर हाइपरट्रोफी भी किसका पार्ट है? वो एनारोबिक ट्रेनिंग का पार्ट है। बाकी इलेक्ट्रॉन ईटीएस सिस्टम जो होता है वो एरोबिक है। माइटोकॉन्ड्रियल साइज जो है वो भी एरोबिक का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए तो इसको हमें ये क्वेश्चन यहाँ तक करने थे पिछली क्लास में, लेकिन कुछ वजह से हम उस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाए थे। अब जो है यहाँ से हम इसका सेकंड पार्ट भी आज जो है वो करेंगे। चलिए अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग
phases of the action for the discussed through according to their sequence of execution from the code given। एक कोड दिया हुआ है, उससे हम जो है आपको एक्शंस P1 P2 P3 P4 मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आप इनकी हेल्प से इन क्वेश्चन, जो हमारा ये क्वेश्चन है, इनको ऑर्डर में 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में आपको क्या करना है, लगाना है सही आंसर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेनरी स्विंग, रिलीज एक्शन, रोटेशन, रिलीज स्टांस, ऑल द ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन, यू हैव टू चूज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए करें आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए करें करें फटाफट, ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल इजी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्विंग करते हैं, मतलब हम अपने आप को सबसे पहले तैयार करते हैं। और इसमें फोर्थ को सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है प्रिलिमिनरी स्विंग को, वो ए में फर्स्ट पे दे दिया है, तो इतना इजी हो गया कि आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दूसरे में हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। रोटेशन के बाद हम क्या करते हैं, रोटेशन के बाद आप देखिए रिलीज एक्शन। ठीक है, रिलीज एक्शन के बाद क्या करेंगे, आपको बस फॉलो करो जो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वैसे ये यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट इसको भी आप याद कर लीजिए कि ये जो है P1 को प्रिपरेशन बोलते हैं, P2 को एंट्री, P3 एयरबॉर्न, P4 ट्रांजिशन एंड P5 डिलीवरी। तो अगर इस तरह से भी ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो आप उनको इजीली लगा लेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड, अंदरूनी जो अंतः मोटिवेशन है, ठीक है, वो किन किन चीजों के थ्रू आएगा। चलिए आप इसका आंसर करें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अब देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक तो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर कम्स फ्रॉम इनेट थिंग्स। इनेट एक तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। चलिए इसका फटाफट हम करते हैं कि मतलब कैसे तरह से होगा। आप अपना आंसर लगाइए फटाफट जल्दी से, तब तक मैं कुछ आपको बताता हूँ। नॉलेज, ऑफ कोर्स अगर नॉलेज हमें नहीं होगी किसी चीज के बारे में तो हम क्या कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू परसेप्ट द थिंग्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू टैकल देम आउट। ठीक है, अच्छा प्रेज व्रेज करने का क्या मतलब होता है, हम किसी की प्रशंसा करें, ये अंदर से प्रशंसा नहीं होती है, तो प्रेज यहाँ पे कट जाएगा। अकम्प्लिशमेंट, चलिए ठीक है, ये बात समझ में आती है। अवार्ड्स और रिवार्ड्स का जो जितना भी सिस्टम होता है वो सारा का सारा क्या होता है, क्या होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जैसे आप किसी कंपटीशन पे, इफ यू आर गोइंग टू प्ले अ कंपटीशन विद हैवी डील ऑफ अमाउंट, so you will be externally motivated that if you will complete the tournament on the first position, you will be having a good amount of money in your hand। accomplishment अगर किसी एक तरह से अचीवमेंट मोटिवेशन की तरह है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा, थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड किस में आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, आपका समय बढ़ने के साथ साथ, समय बढ़ने के साथ साथ जो चीजें आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आप हर कोई इस बात को जानता है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास जो है वो सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, मद्रास कॉलेज बनी सबसे पहले। मद्रास कॉलेज बनने के बाद में कौन सी कॉलेज बनी है, मद्रास कॉलेज के बाद ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनी। उसके बाद में आपकी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर बना, और फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना 1984 में, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके लिए असेसमेंट ये है, यू हैव टू राइट डाउन द क्रोनोलॉजिकल एज। आपको सारी एज लिखनी है कि कितना कितना एग्जैक्ट सन आपको लिख के कमेंट्स बॉक्स में देना है कि इतने इतने सन में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साई को 1984, तो उसके हिसाब से ऐसे ही करके आपको किस किस में किसका उद्गम हुआ है वो आपको बताना है। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको काफी अब दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल टीचिंग एड, एक्स्ट्रा करिकुलर टीचिंग एड, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, विजुअल टीचिंग एड। अब इसको आपको मैच करना है, करेक्ट मैच विद द लिस्ट टू, टेलीविजन, मॉडल, कैंप और म्यूजियम। सबसे पहले आप आइए, आप देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या आती है।
तो कैंप वगैरह को हमेशा किस में रखा जाता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। विजुअल टीचिंग एड क्या हो सकती है? जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। विजुअल क्या हो सकता है हमारा? मॉडल। क्योंकि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड जो है वो टेलीविजन हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों आती है उसमें। नेशनल टीचिंग एड क्या है कि नेशनल वाइज म्यूजियम जो है उसको खोला जाता है सबके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये आंसर्स हो जाएंगे, ठीक। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन के आंसर्स अपने देख लेंगे। विजुअल एड में क्या हो जाएगा आपका? मॉडल हो जाएगा। कैंप में क्या हो जाएगा आपका? कैंप एक्स्ट्रा करिकुलर टीचिंग एड कैंप हो जाएगा। ऑडियो विजुअल में आपकी टेलीविजन चली जाएगी। तो अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है, सेकंड का थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़िया। नाउ वी विल सी given below two statements, one is labeled and another one is, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। ये कह रहा है गिवन रीजन टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स और रिसेंशन वाले क्वेश्चन हैं, बड़ा इजी और बड़ा मजेदार क्वेश्चन होंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इन क्वेश्चंस के लिए। अरे नहीं यार, कहाँ जा रहे हो? The tremendous growth of interest in the sports and fitness in our society has resulted in increased career opportunity for qualified physical educator। मतलब क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेटर्स के लिए बहुत काफी इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स फिटनेस में जो हमारी सोसाइटी है उसके इंक्रीज की वजह से कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर क्लासिफाइड है, जो क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ गई हैं। आगे कह रहा है मॉडर्न फास्ट लिविंग इज एन हिंड्रेंस टू द मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप देखिए दोनों चीजें जो यहाँ दी हुई है वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या करता है? एक्सप्लेन नहीं करता कि जो मॉडर्न फास्ट लिविंग वर्ल्ड है उसमें हिंड्रेंस हुआ है मास पार्टिसिपेशन की वजह से। लेकिन ये नहीं है कि मास पार्टिसिपेशन की हिंड्रेंस की वजह से ट्रेमेंडस ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी आपको फिजिकल एजुकेटर्स को मिल जाएंगी। फिजिकल एजुकेटर को ट्रेमेंडस ग्रोथ पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ है, लोगों के इंटरेस्ट की वजह से हुआ है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था वो लोगों के इंटरेस्ट और वेरियस डेवलपमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस and sports management, all these kind of the activities that are enhancing to the sports, they will come under the explanation. Okay, so B will be the answer. Both A assertion and reason will be right, but R is not correct explanation of A। तो इसका क्या हो जाएगा? B आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। लिस्ट A and list B। physical barriers to the communication, personal barriers to the communication, language barrier to the communication, और status barrier to the communication। difference, distance, relation और symbol। चलिए आंसर करिए, आपको करें आप आंसर। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसके थ्रू आप जो है वो ज्यादा बेहतर से इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए करें आप। फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? what you will say? Personal barrier to communication, language barrier to communication and status barrier to communication, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो बैरियर फिजिकल बैरियर्स होते हैं उनको हम डिस्टेंस बोलते हैं। फिजिकल बैरियर्स को क्या बोलते हैं हम? फिजिकल बैरियर्स को हम डिस्टेंस बोलते हैं। पर्सनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आप खुद किसी से बात नहीं कर पाते हैं, दैट इज रियली डिफरेंस। कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लैंग्वेज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आप देखेंगे तो वो सिंबल के तौर पे आएगा। जैसे एक पर्टिकुलर ट्राइब है, ठीक है, वो एक लैंग्वेज को बोलती है। स्टेटस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आपका स्टेटस क्या है वो रिलेशनशिप को दिखाएगा कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, ठीक है, किस तरह से चीजों को समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कितने हैं, वो सारे के सारे आपके रिलेशन के साथ आएंगे कि आपकी जो एक्सटर्नल चीजें हैं लैंग्वेज को लेके उनमें कितने परफेक्ट है, ठीक है। मैच द कोफिशिएंट ऑफ वैलिडिटी, ये एक फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है।
इसको आप बहुत अच्छी तरह से, अच्छा ये थोड़ा सा इधर आ गया है, इस ये 5 ऑप्शन है इसके, तो इन ऑप्शंस को आप देख लेंगे। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सी आंसर है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक्सप्लेन करने वाली हो। ठीक है, तो हम अपना टाइम ना जाया करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैच लिस्ट, इसको आप करिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रिलेशन एक्सप्रेसेस बिटवीन द वर्क एंड रिकवरी फेज ऑफ द ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे हम? द रिजल्ट ऑफ द करेक्ट अल्टरेशन बिटवीन द stimulation and regeneration between the work and rest, the interaction of the various muscular group during the performance, and the interaction of the neuromuscular units simultaneously take part in the task. The list 2 is intermuscular coordination, intramuscular coordination, adaptation process, density of training. चलिए, options are here. इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम थोड़ा सा देने वाला हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए क्वेश्चन को। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक हिंट भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, वो हिंट क्या है कि जब कोई भी चीज एक ही ग्रुप के अंदर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है और इसके अंदर ही जितनी भी चीजें होंगी, दे ऑल दीज आर, ये सारी की सारी क्या होंगी, इनको बोला जाएगा इंटर। किसको बोला जाएगा इनको? इंटरमस्कुलर एक तरह से। और दो अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जो इंटरेक्शन इन दोनों ग्रुप्स के बीच में होगा, ठीक है, दोनों ग्रुप मेंबर्स के बीच में होगा, इस तरह की एक्टिविटी किसमें आएगी? इंट्रा में। तो आप मतलब इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप। ठीक है, हाँ, तो इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस मसल्स ग्रुप ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, इंट्रा। तो इंट्रा जो होगा सॉरी, इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप समझ लीजिए, उसका आंसर लगाइए जल्दी से फटाफट। चलिए, बहुत अच्छे, तो इसका डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अब आप देखें, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, बिल्कुल। हाँ, फोर्थ का सेकंड आंसर क्यों सही हो जाएगा? ये इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर यूनिट्स विच साइमल्टेनियसली टेक पार्ट्स इन दैट टास्क। ये इंटरेक्शन की बात कर रहा है, किसकी? न्यूरोमस्कुलर यूनिट्स की। और न्यूरोमस्कुलर यूनिट एक ही यूनिट नहीं है, न्यूरोमस्कुलर यूनिट्स की बात हो गई। न्यूरोमस्कुलर अलग अलग यूनिट्स थी आपके पास, उन यूनिट्स का आपस में क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। तो इसमें ये आंसर किस में चला जाएगा? सेकंड में, इंट्रा हो गया। एक से ज्यादा, एक ही चीज की अगर बात होती, अभी देखिए ये थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, ये फर्स्ट में होगा कि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ वेरियस मसल ग्रुप्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, चलिए, बेहतरीन, बहुत अच्छे। मैच, फिर दोबारा से आपको मैच करना है। चलिए, करें आप इसको, इस आंसर को कीजिए। मसल स्पिंडल, ट्राइड, जेड लाइन, मायोग्लोबिन। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको जेड लाइन वगैरह सबका जो सिंबल्स था वो दिखाया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर जल्दी से आंसर करें। चलिए, बहुत अच्छे। मायोग्लोबिन किससे रिलेटेड है? हमेशा ये तो बहुत इजी होगा आपके लिए। अगर एक फोर्थ है, फोर्थ का मायोग्लोबिन किससे रिलेटेड होता है? जैसे हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, वैसे ही मायोग्लोबिन क्या करता है? मसल्स में ऑक्सीजन को कैरी करता है। चलिए, ये थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। तो मायोग्लोबिन किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑक्सीजन से रिलेटेड। फोर्थ का मतलब सेकंड। अभी आपको थोड़ा सा इधर पर करना है। बहुत अच्छे, चलिए करें जल्दी से आंसर। हम्म, जी जी, चलिए, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका? भी आंसर सही हो जाएगा। क्यों? अभी आप देखिए, मसल स्पिंडल जो है, क्या है आपका? मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल को हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम टाइप पढ़ेंगे अलग अलग, पिन्नी टाइप, बाई पिन्नेट टाइप, ये सारे सारे जब टाइप होंगे, तब आप उसको और अच्छी तरह से आप क्या करेंगे? आप समझ पाएंगे।
ठीक है। तो फर्स्ट का, सॉरी, मसल स्पिंडल क्या होता है, वो एक्शन फाइबर होता है, ये इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और जहाँ तक ट्राइड की बात करें तो ट्राइड का अपना पूरा कॉन्सेप्ट है। ट्राइड का कॉन्सेप्ट खूब अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो और उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से। तो ट्राइड किससे रिलेटेड होता है, मायोसिन फिलामेंट से होता है। इसकी पूरी एकदम थ्योरी है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से। जेड लाइन में क्या होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ते हैं, आप उसको देखते हैं खूब अच्छी तरह से, कुछ इस तरह से रहता है। फिर ये एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ये कुछ ऐसी तरह से रहते हैं। फिर मायोसिन फिलामेंट इधर आ जाता है, ठीक है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। फिर यहाँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, पूरा मूवमेंट इसका यहाँ से होता है। तो आप उस मूवमेंट को अच्छी तरह से याद रखिए। अब इसको देखते हैं, बिलीव्स, कॉग्निटिव एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी और एग्रेशन, इसमें से किस में जाएगा, बिहेवियर, एटीट्यूड, परसेप्शन और ऑटो रेगुलेशन। चलिए आंसर करें आप फटाफट इसका। ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी जब हम एग्रेशन पढ़ रहे थे, तो एग्रेशन किसका पार्ट है, एग्रेशन आपका एटीट्यूड का पार्ट है। ठीक है, बढ़िया। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है, कॉग्निटिव जो दिमाग से हम एक तरह से सोच पाते हैं, वो क्या होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी। और कॉग्निटिव एबिलिटी के थ्रू क्या करते हैं, आप परसेप्ट करते हैं चीज़। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करें आप इसका। नहीं नहीं, शशांक की आंसर नहीं होगा, फिर दोबारा से करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। आप इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, अरे क्यों आगे जा रहे हो भाई, चलिए समझें। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर। बिलीव क्या होता है, आपका एटीट्यूड होता है। जिस तरह से आप विश्वास करते हैं किसी चीज को, करें मैं मानता हूँ, आपका सकारात्मक एटीट्यूड हो सकता है, नकारात्मक एटीट्यूड आपका हो सकता है। ठीक है। अभी सेकंड, सेकंड का मैंने क्या बताया था, कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव, आप अपने दिमाग से क्या करते हैं, चीजों को परसेप्ट करते हैं। ठीक है। एग्रेशन का क्या बोला था मैंने आपसे, बोला था कि एग्रेशन आपका किसका पार्ट होता है, बिहेवियर का पार्ट होता है। आपका अग्रेसिव बिहेवियर है या मतलब किस टाइप का बिहेवियर है, ये सब इमोशनल एबिलिटी ऑर्डर रेगुलेट करती है आपको। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, सब जीरो लेवल रिएक्शन, एक्टिव रिएक्शन, पैसिव रिएक्शन, क्रिएटिव रिएक्शन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको लगा दीजिए फटाफट बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। चलिए चलिए, बहुत अच्छे। चलिए ऑप्शन आ रही है। एक्टिव रिएक्शन इसमें से एक पकड़ लीजिए, क्योंकि जो कहीं गेम वेम है क्या, प्लेइंग, प्लेइंग इज एक्टिव एक्शन। ओके, तो फोर, सेकंड का क्या हो जाएगा, फोर आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इसको लगा लीजिए फटाफट जल्दी से। जो सेकंड है आपका, इस क्या हो जाएगा, फोर आंसर हो जाएगा। सेकंड में फोर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब या तो ये आंसर सही होगा या तो आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है। क्रिएटिव एक्शन, अभी देखिए क्रिएटिव की बात होगी तो इंटेलिजेंस की बात होगी, स्पेशल इंटेलिजेंस की बात होगी। और स्पेशल इंटेलिजेंस किसमें होती है, पेंटिंग वालों के पास। अब आप देखिए फोर्थ में फर्स्ट आंसर कौन सा, अरे अभी भी हमारे पास दो आंसर्स है। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा था, फर्स्ट का फोर्थ आंसर था, सही था। नहीं नहीं नहीं, सेकंड का फोर्थ था, ये कौन सा था, एक्शन, क्रिएटिव एक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिक्रिएशन, सेकंड, सेकंड का फोर्थ, सेकंड में फोर्थ किसके पास आ रहा है, इसके, तो सी आंसर इसका। ठीक है, चलिए। ठीक है, सब जीरो लेवल रिएक्शन, सब जीरो लेवल रिएक्शन में आप देखिए। हाँ बहुत सी बेटा। अच्छा, पैसिव एक्शन में क्या आ जाएगा, पैसिव एक्शन में मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। पैसिव एक्शन का मतलब क्या है, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बस बैठे हुए हैं, बस एवं ही, मतलब देखे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब गैम्बलिंग, पैसे नहीं, सब सब जीरो लेवल का होगा गैम्बलिंग। पैसिव एक्शन में बस बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं। जी जी, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का आपका
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ बेटा, फर्स्ट का थर्ड गैम्बलिंग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सीधा सीधा आप आंसर लगा दीजिए। एथलेटिक बॉडी क्या होती है आपकी, वेल डेवलप्ड विथ प्रोपोर्शनेट मस्कुलर मस्कुलेटर। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। जो आपकी एथलेटिक बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। सेकंड का थर्ड, तो सेकंड का थर्ड इसमें कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन, खत्म आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका लगाइए जल्दी से। सेकंड का थर्ड, सॉरी इसको आप करेक्ट करिए, सेकंड का थर्ड इसमें ये आ रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एक्सटीरियो रिसेप्टर, प्रोपियो रिसेप्टर, इंटीरियो रिसेप्टर और नोकियो रिसेप्टर। ठीक है, ठीक है। अब प्रोपियो रिसेप्टर मसल्स अगर आप देखेंगे तो वो किस तरह से होती हैं, आप स्टिमुलस को कौन ले जाता है, receptor receiving internal situations, receptors receiving external stimulation, receptor responding largely to the injurious stimuli, receptor receiving to the stimulus from within the body। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से देखिए। एक चीज, प्रोपियो रिसेप्टर तो आप समझ ही जाएंगे, जब आप पीएनएफ की बात करते हैं तो वहीं से आपको इसको समझ जाना चाहिए। तो ये जो सेकंड हो जाएगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा, सेकंड का थर्ड, और सी और डी में से कोई आंसर सही होगा। तो आप दूसरा एक और देख लीजिए। ठीक है, प्रोपियो रिसेप्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। चलिए, तो इनके फैक्ट्स सिर्फ आपको देखने हैं, बस फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं। जो प्रोपियो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोपियो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो पीएनएफ, ऐसे देख लीजिए आप, जो पीएनएफ होते हैं वो प्रोपियो रिसेप्टर्स आते हैं पीएनएफ से। तो सेकंड वाले का जो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का एक्सटीरियर रिसेप्टर, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, प्रोपियो रिसेप्टर विद इन बॉडी रिसेप्ट कर रहे हैं। इंटीरियर रिसेप्टर मतलब अंदर से स्टिमुली आपकी जो है वो वो आपकी लेके आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हो जाएंगे इंटरनल। और नोशियो रिसेप्टर, नोशियो रिसेप्टर क्या करता है आपका, ये रिसेप्ट करता है किसके, रिस्पॉन्ड, इंजुरी इंजुरी वगैरह हुई है तो नोशियो रिसेप्टर जो है वो काम करता है। ठीक है, चलिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है साइंस वालों के लिए, तो और ज्यादा ये इजी हो जाएगा। चलें इसका करें आंसर आप। लॉ ऑफ इनर्शिया सब लोग जानते हैं इसको, क्या होता है ये, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन किस में जाता है, मोमेंटम में। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा ये। रिबाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है आपकी। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बताता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन और सेशन का आंसर, क्वेश्चन आंसर हम फिर दोबारा से देखते हैं। द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर यूज्ड टू इंटरप्रेट ऑब्टेन सब्जेक्ट्स स्कोर थ्रू देयर कंपैरिजन विद सम प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट होता है वो पहले से कुछ नॉर्म होते हैं हमारे पास, उनसे हम कंपैरिजन करते हैं। दे एस्टेब्लिश मिनिमम expected learning requirement of the content area and thus tend to encourage the close converted thinking of field। तो आप इसको देखिए खूब अच्छी तरह से, इसको समझिए थोड़ा सा। द क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एक टेस्ट है जिसमें पहले से क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज टू इंटरप्रेट ऑब्टेंड, मतलब पहले से उनको इंटरप्रेट करना है, पहले से जो सब, फॉर एग्जांपल 100 मीटर की हमारे पास कंपैरेटिव टाइमिंग पहले से है, और इन टाइमिंग्स के साथ दूसरा कोई एक बच्चा है जिसको हम तैयार कर रहे हैं, उसकी हमने टाइमिंग उससे कंपैरिजन करनी है। तो क्या करें, दे एस्टेब्लिश मिनिमम एक्सपेक्टेड लर्निंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, एमएसएल हम लगभग सेट करते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर ए कंटेंट एरिया
दस टेंड टू इंक्रीज, जिससे हम उसको बता सकें, क्लोज कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि अभी तुम्हें मतलब इतना ज्यादा और एनहेंस करना है, इतना तुम करीब हो इसके। ठीक है, तो जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन करता है हमारा रीजन यहाँ पे। तो इसका आंसर जो है वो ए आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, रीजन और असर्शन के क्वेश्चन में हमेशा आप याद रखिए, कभी कभी जो फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन होते हैं उनको आपस में बदल देता है, उसकी जगह साइकोलॉजिकली भी कभी कभी आंसर मतलब जो है गलत हो जाता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन इम्पल्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो फंक्शन है किसका, इम्पल्सेस का और फ्रीक्वेंसी का, कितनी तेज हमें देनी है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट एन एथलीट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल बात सही है, ऑफ मूवमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइटेरियन ऑफ मसल इनपुट। सही बात है, बिल्कुल दोनों चीजें इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखें, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एक्सटर्नल नॉट एक्सप्लेनेशन ए नहीं होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। सेकंड आंसर आंसर का क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं और रीजन असेसन का क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए कोच टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द स्पोर्ट्स पर्सन्स लेवल ऑफ कम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी। ये बात सही है बिल्कुल, कि जो स्टेट एंजाइटी है किसी भी स्टूडेंट की, वो करेक्टली मेजर नहीं की जा सकती है। Coach believes that the sport person is suffering a decrement in performance due to elevate competitive state anxiety। ये भी बात सही है, दोनों चीजें सही है, लेकिन ए जो है, ए का जो एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर, ए इज राइट बट बी इज रॉन्ग, गलत, बी इज रॉन्ग बट आर इज राइट, नहीं, बोथ ए एंड आर राइट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 48 क्वेश्चन नंबर, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, देखते हैं क्या है। साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनैलिटी इज मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ पर्सनैलिटी। सही बात है, साइकोलॉजिकल कोर इज ए डायनामिक एंड एक्सटर्नल एंड कॉन्स्टेंटली मेक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। साइकोलॉजिकल कोर इज ए डायनामिक एंड, हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा सही, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनैलिटी है ये मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो पर्सनल कोर है वो डायनामिक नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से स्टैटिक नेचर की है, और ये एक्सटर्नली कांस्टेंट मेक एडजस्टमेंट टू द, और उसमें एक्सटर्नल एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है इतना ज्यादा इजी से। ठीक है, थ्रू इन्वायरमेंट। ठीक, तो बी इसमें जो रीजन है वो इसका गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनैलिटी, जब मैंने पर्सनैलिटी के टाइप्स भी बताए थे सिमेक के अनुसार, तब मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो आप वहां से उसको याद रखेंगे। ठीक है, 49th आंसर हम देखते हैं। हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड बॉडी, साउंड माइंड, स्पिरिचुअल स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिसीज एंड पेन। सही बात है, पहला जो कह रहा है ये लगभग मिलती जुलती डेफिनेशन है किससे, इज द डेफिनेशन इज जस्ट एग्जैक्टली रिजेम्बलेंस ऑफ WHO। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एम टू डेवलप द सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिविजुअल। अरे यार ये नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, हेल्थ से रिलेटेड हमें अपने आप को जागरूक करती है। ये बताती है कि जो हेल्थ है वो हमें फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटीज और वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन वेरियस काइंड ऑफ गेम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुड नॉट बी देयर, इन सारी चीजों की हेल्थ एंड हाइजीन की जानकारी देती है। वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हमें प्रोवाइड नहीं कराती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर राइट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो हमें क्या बताती है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या देती है हमें, वो हमें हेल्थ के बारे में पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जो डिजीज और पेन और ये सारी चीजें हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो हमें क्या क्या देगा, हमें ये बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम जो अपनी फिजिकल स्टेटस है उसको अच्छा रखेंगे, मेंटल स्टेटस है उसको, स्पिरिचुअल जो हेल्थ है, और किस तरह से हमें डिजीज से फ्री रहना है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। तो ये इसका क्या होता, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था। और हेल्थ एजुकेशन एम टू डेवलप द सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन इंडिविजुअल। तो ये क्या है, ये मतलब ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई एक तरह से, तो एंटायर में आएगी, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं होगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका।
The original noble idea of Coubertin to develop the international understanding and goodwill among the youth of world not been attained so far. ये कह रहे हैं जो ओरिजिनल नोबल आइडिया था पेरिडी कोबर्टिन का इंटरनेशनल जो ओलंपिक को शुरू करने का और गुडविल अच्छी इच्छा का अमंग द यूथ ऑफ द वर्ल्ड हैज नॉट बीन अटेंड सो फार, ये जो है प्राप्त नहीं किया गया। दूसरी ये बात कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स हैव यूज्ड ओलंपिक गेम्स टू एस्टैब्लिश their economic power and political supremacy instead of translating the noble idea of Coubertin। अभी आप देखिए इसको, आंसर कीजिए इसका, क्या ये बात कितनी सही है? ठीक है, ये बात मतलब बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका सही जो है वो नहीं है। ठीक है, कि मतलब ऐसा हुआ नोबल आइडिया पूरी तरह से अटेन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने मतलब इसका मिसयूज किया है। ठीक है, इसमें रीजन तो दिया है, वो ये दिया है कि ऑर्गेनाइजर है वो ओलंपिक गेम्स। आप इसको एक बार और अच्छे से समझें थोड़ा सा। ये कह रहा है ऑर्गेनाइजर्स हैव यूज्ड ओलंपिक गेम्स टू एस्टैब्लिश देयर इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल सुपरमेसी। ऑर्गेनाइजर्स ने सिर्फ इसकी इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल सुपरमेसी को नहीं किया है, नोबल आइडिया को भी उन्होंने रखा हुआ है जो उनका था। ठीक है, ओके गुड, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, तो आज की क्लास काफी लंबी तो हो गई क्लास, लेकिन आई होप दैट कि आपने बहुत अच्छे से इसको किया होगा, इसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट पेपर ऑफ यूजीसी नेट। तो आज का पेपर जो काफी सरल था, बहुत ही ज्यादा सरल था, और क्या कहूँ इसके बारे में। तो अगले पेपर जो होंगे, इसलिए मैंने 2013 सितंबर का पेपर रखा था, जो एक तरह से आप इसमें तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको होंगे अगले आगे आने वाली क्लासेस में। तो बहुत जल्दी से, क्योंकि नेट की डेट भी आने वाली है, नेक्स्ट मंथ में ही आपका एग्जाम्स होने, अगर कोरोना का कुछ प्रकोप इस तरह से ज़्यादा नहीं बढ़ा तो। So we'll do carry our classes with this great enthusiasm. I hope that you will be the part of it and you will achieve the great kind of the learning to solve the various questions in forthcoming examinations. With the hope of this expectations that in अभी तो यूपी में चुनाव भी होने हैं, तो आप थोड़ा कोरोनल जो गाइडलाइंस है उनका ख्याल रखिए, वोट करिए और अपनी थोड़ी इंटेलिजेंस को यूज करिए वोट में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।